देखिए बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में डिराइव्ड यूनिट्स बेटा क्या थी? जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर। इस तरह से एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। एरिया की खुद की कोई यूनिट नहीं थी, ये लेंथ की यूनिट पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? डिराइव यूनिट। ऐसे मैंने आप लोग को 20 ड्राइव यूनिट याद करने को बोला था, आप लोगों ने कर दी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब इन ड्राइव यूनिट से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? बेटा, जहां भी हमें किलोग्राम या मास से रिलेटेड यूनिट दिखाई देगी, वहां बेटा हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। पहले भी सिखाया हुआ है। जहां भी हमें मीटर, सेंटीमीटर या लेंथ से जुड़ी हुई कोई भी टर्म दिखाई देगी या यूनिट दिखाई देगी, वहां हम क्या लिखेंगे? एल। और जहां कहीं भी हमें टाइम से रिलेटेड जैसे सेकंड, डे, मिनट, आवर कुछ भी दिखाई देगी, तो हम वहां क्या लिख लेते हैं? कैपिटल। और इन सबको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, एम, एल और टी। जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे ड्राइव यूनिट तो मीटर स्क्वायर है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या इस एरिया की यूनिट में कहीं किलोग्राम मतलब मास का कहीं भी जिक्र है? तो आपको दिख रहा होगा नहीं है, तो मास के ऊपर क्या आ जाएगा? 0। क्या लेंथ का कहीं जिक्र है? तो आप कहोगे मीटर है, और मीटर की पावर कितनी है? 2। तो लेंथ का भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और अगर मैं पूछूं टाइम की कहीं यूनिट है, तो आप कहोगे नहीं है जी, तो टाइम के ऊपर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इस तरह से एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? m0L2T0। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स, वैसे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और अगर एक्सपेंड करके देखें तो किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 ये होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए पहले MLT लिख लेते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या मास की कोई यूनिट है? आप कहोगे हाँ जी, किलोग्राम है। किलोग्राम की पावर कितनी है? 1। तो मास की कितनी हो जाएगी? 1। जहां कोई भी वैल्यू नहीं है, पावर नहीं है, मतलब वहां पावर क्या है? 1 पावर है। मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ के ऊपर कितनी पावर है? 1 है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 1। और टाइम, टाइम सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है? -2 है, तो टी की पावर कितने कर देंगे? -2। इस तरह से हमारे पास एरिया की जो नहीं, फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा? m1L1T-2। ठीक है। इसी तरह से सभी बच्चे अपने नोटबुक के ऊपर वर्क डन की बनाओ बेटा। वर्क डन की क्या बनेगी? मैं साथ साथ बनाता हूं, आप लोग भी बनाओ। वर्क डन की डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बेटा। वर्क डन होता क्या है बेटा? सबसे पहले वर्क डन यूनिट होती है जूल। एक्सपैंड करके लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की -2। कईयों को डाउट होगा कि ये कैसे आया जी, हमें तो ये पता लगा। ठीक है। तो वर्क के फॉर्मूला के ऊपर चले जाते हैं। वर्क होता क्या है? वर्क की डेफिनेशन के अनुसार वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो कोई डाउट नहीं है, इसकी तो सीधी सीधी मीटर हो गई। फोर्स, फोर्स के भी यूनिट यूज की थी हमने, पर फोर्स को भी एक्सपेंड कर देते हैं। मास एक्सेलरेशन कौन कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। मास की तो सीधी सीधी किलोग्राम आई जाएगी। एक्सेलरेशन कैसे आप लोग को याद है तो ठीक है, वरना इसको भी एक्सपेंड कर दो, वेलोसिटी बाय में टाइम। और इधर एक मीटर और पड़ा है। ठीक है। तो किलोग्राम और मीटर तो पड़ा रहने दो, टाइम की क्या आ जाएगी? सेकंड। ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी नहीं पता तो इसको फिर एक्सपेंड कर दो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। अब आगे फिर एक्सपेंड करेंगे तो किलोग्राम तो एज इट इज पड़ा ही है, ये मीटर एज इट इज पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर हो गई, नीचे का सेकंड पड़ा ही है, और इस टाइम की यूनिट भी क्या होगी? सेकंड। तो इस तरह से जब इन सबको प्रोडक्टिवली लिखेंगे तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की -2, जो कि मैंने पहले बताई थी आप लोग को। ठीक है। इस तरह से एक्सपेंड करके भी आप लोग बना सकते हो। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो पहले क्या लिख लेंगे? MLT। अब पावर लगानी है तो किलोग्राम, किलोग्राम किसको डिनोट करता है? मास को। मास किलोग्राम की पावर कितनी? 1, तो मास की पावर भी 1। मीटर किसको डिनोट करता है? मीटर यूनिट होती है लेंथ की, तो लेंथ पावर कितनी है? 2, तो लेंथ की भी कितनी हो जाएगी? 2। और सेकंड फॉर टाइम,
टाइम की पावर -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का m1 L2 T -2, ठीक है। इसी तरह से अब हम प्रेशर का भी देख लेते हैं, एक दो बड़ी बड़ी यूनिट्स का देख लेते हैं। प्रेशर यूनिट तो होती है पास्कल, साइंटिस्ट के नाम पर। एक्सपेंड अगर लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर की -1 सेकंड की -2 बनी कैसे, इसके ऊपर भी निगाह मार लेते हैं। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स बाय में एरिया, ठीक है। फोर्स की आप लोगों को अगर याद है किलोग्राम मीटर सेकंड की -2, ठीक है, वरना इसको भी एक्सपेंड कर दो। मास इनटू में एक्सेलरेशन, कौन कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। और एरिया मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मास, इसको मास को मैं बड़े एम से देता हूँ, ठीक है। तो मास की तो सीधी सीधी क्या लिख दी, किलोग्राम, नीचे मीटर स्क्वायर सीधा सीधा पड़ा है। एक्सेलरेशन का नहीं पता तो वेलोसिटी बाय टाइम लिख लो, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, टाइम की भी सेकंड लिख दो, वेलोसिटी नहीं पता तो उसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख लो, ठीक है। आगे फिर तोड़ के लिख लो, तो किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर सेकंड, और टाइम की सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, मीटर, एक मीटर से एक मीटर कटेगा। तो हमारे पास कितना बच गया, किलोग्राम, ये मीटर की 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर -1। जो भी पावर नीचे प्लस की होती है ऊपर जाकर माइनस की, ऊपर माइनस की तो नीचे आके प्लस की। सेकंड स्क्वायर था तो सेकंड की -2 आ जाएगी, ठीक है। यही थी पहले ही, देखो आप लोग डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर ये आप लोग को एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बनेगी हमारे पास, ml, किलोग्राम मतलब मास, मास की पावर 1, लेंथ मतलब -1 और टाइम -2। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, ये m1 L-1 E-2, ठीक है। तो हम इस तरह से किसी की भी यूनिट बना सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपसे कह दें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीटा की बनाओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम जीटा से डिनोट करते हैं, जीटा, ठीक है। तो हमें पता है स्टोक्स लॉ से कि फोर्स क्या होती है, 6 पाई जीटा आर और बी, ठीक है। हमें ईटा की डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, ईटा को अकेला कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, फोर्स बाय में 6 पाई, आर भी नीचे और बी भी नीचे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो फोर्स की एक्सपेंड करो तो ठीक है, वरना किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 याद भी कर लो। 6 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आर मतलब रेडियस, रेडियस की यूनिट मीटर, वेलोसिटी मीटर सेकंड की -1, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, किलोग्राम, ये मीटर ऊपर जाके -1, ये मीटर, ये सेकंड की -1 ऊपर जाके +1, -2 +1 कितना आ जाएगा, -1। तो सेकंड की कितनी आएगी, -1। तो इस तरह से अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना पड़े तो m1 L-1 T-1, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी यूनिट बनानी पड़े तो उनको, उनके पहले रिलेटिव फॉर्मूला को याद करो। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है, जैसे स्टोक्स लॉ अगर आपको याद है तो आप यूनिट बना सकते हो, ठीक है। अगर अब आपसे पूछ ले डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है किस किस में, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, G m1 m2 by r स्क्वायर। दूसरा आप एक्सेस टू ग्रेविटी, जो इससे निकलता है वैसे तो G m by r स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी यूज करके आप G का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे,
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जी को अलग कर लेंगे, जी को अलग कर लेते हैं, एफ इंटू में आर स्क्वायर बाय में m1 m2, ठीक है। एफ का किलोग्राम मीटर सेकंड की -2 बना सिखाई दिया मैंने कैसे बनता है, या फिर भी नहीं आ रहा तो तोड़ तोड़ के देख लो। रेडियस, रेडियस मीटर में मापते हैं तो रेडियस का स्केल है तो मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम 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 का किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, किलोग्राम जो ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की -1 हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो जाएगा और सेकंड की -2, ठीक है। चलो यहाँ से भी बना के देख लेते हैं। जी को अगर कितना करोगे तो जी आर स्क्वायर बाय में एम ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई भी यूज करेंगे मीटर सेकंड की -2, आर स्क्वायर वही मीटर स्क्वायर बाय में किलोग्राम, किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की -1 हो जाएगी, केजी -1, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब और की -2, दोनों तरफ से सेम यूनिट हो रही है। डायमेंशन हम क्या करेंगे, कैसे लिख लेंगे इसको, एम एल और टी, किलोग्राम की पावर -1 तो मास की लिख देंगे -1, मीटर क्यूब तो एल क्यूब, सेकंड -2 तो टी -2, इस तरह से हमने डायमेंशन फॉर्मूला तैयार कर दिया। ऐसे आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। यहाँ तक का पता लग गया तो एक बार बताओ मेरे को फटाफट स्पीड से, और आज की अटेंडेंस नोट कर लेना प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा, ओके, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, देखिए अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन मतलब ये अप्लाई कहाँ होते हैं, कहाँ इनका यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल, जो हमने ये एनालाइज किया है उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, एनालिसिस। सबसे पहली आती है चेकिंग करेक्टनेस, चेकिंग करेक्टनेस, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, स्टोक्स ले लेते हैं, F = 6 पाई बीटा R ओनली, इसको प्रूव करना है डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। वैसे डायमेंशनली करेक्ट ही स्टोक्स ला रही, ठीक है, बट फिर भी अगर हमारे चेकिंग करेक्टनेस का क्वेश्चन आता है हम कैसे करेंगे इसको, फोर्स, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन बनाते होंगे, F इज फोर्स हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, अभी सिखाया था, ठीक है। राइट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो खत्म हो गई, कुछ नहीं, 6 पाई का तो कोई, ये तो डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनली डायमेंशनलेस। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1 था, l-1 था, t-1, बढ़ा के दे सकते हो, r इज रेडियस, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t0, इसको सीधा l1 भी लिख सकते हो, जीरो वाले टर्म्स को स्किप कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और v क्या है, v इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 l1 t-1, या फिर आप l t-1 भी कलेक्टिवली देखें तो बीटा और v का डायमेंशन होगा क्या बनेगा, बीटा कर दो m1 l-1 t-1 इनटू में का l और वेलोसिटी का l t-1, एक l से क्या कटेगा, ठीक है, m1 l1 t-1 -1 t-2, देखो
जीटा आरजी का भी क्या आया, m1 l1 t minus 2, और फोर्स का भी क्या था, m1 l1 t minus 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है, मतलब कि हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ये तो एक आसान क्वेश्चन हुआ। अब देखिए बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, इसको डायमेंशनली प्रूव करते हैं। v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब कि m0 l1 t minus 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में u स्क्वायर m0 l1 t minus 1 का स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी, इज इक्वल टू 2 का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, g का m0 l1 t minus 2, s का या m0 l1 t 0 लिख सकते हैं। तो बेटा देखो, सेम में से जब सेम माइनस होगा तो सेम ही आता है, जीरो नहीं आएगा, ये दोनों तो सेम कट जाए नहीं। वेलोसिटी के स्क्वायर में से अगर वेलोसिटी का स्क्वायर घटेगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही बचेगा ना, ठीक है। 10 किलो आपके पास एप्पल है, उसमें से 5 केजी एप्पल आपने कटा दिए, तो 5 केजी एप्पल बचा तो मास ही है ना, तो मास में से मास घटेगा तो मास ही बचेगा, हम मास में से लेंथ थोड़ी घटा सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के स्क्वायर में से वेलोसिटी का स्क्वायर घटेगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही बचेगा, बचेगा क्या, m0 l स्क्वायर e minus 2। यहां भी देखते हैं, m0 l1 l स्क्वायर और t minus, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर आए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या है, इक्वल है, हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। एक और करते हैं, गिवन हमें f इज इक्वल टू जीटा a dv अपॉन dt, डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ, ठीक है। देख लेते हैं, cos m1 l1 t minus, ये यहाँ का काम खत्म। इस तरह का देखते हैं, जीटा का m1 l minus 1 t minus 1, एरिया का l स्क्वायर dv, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होकर वेलोसिटी रहेगी l t minus 1, और नीचे दिया हुआ dt, dt दिया हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, -1 से +1 वाला कटेगा, बचा क्या, एक t काट दो, t कटेगा m1 l स्क्वायर t minus 2, और ये ऊपर जाके -1 t minus 3, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल, इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। अगर यही हमारे पास dx होता, यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ होता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हम उसको l लिखते हैं, l लिखते तो एक l से काट लेते और बचता क्या, एक l बचता और -2 बचता, तब ये डायमेंशनली क्या आता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ करेक्ट करेक्ट ही पूछे, आपसे इनकरेक्ट का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया या फिर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर पूछ लिया डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, आपको लगेगा हमेशा करेक्ट ही होते हैं और करेक्ट को लगा दोगे, नहीं, जरूरी नहीं होता करेक्ट ही, वो हमेशा इनकरेक्ट का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बात हम लोगों ने भी सीखी थी कि सेम में से सेम ही माइनस हो सकता है, सेम में सेम ही ऐड हो सकता है, ऐड होकर के सेम ही फिजिकल क्वांटिटी आएगी, आप मास में मास जोड़ोगे तो मास ही बनेगा, लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही बचेगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसा बन जाता है, आपको दे दिया जाएगा f इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt, ठीक है। आपको बताया जाएगा बकायदा कि f क्या है, फोर्स है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, और t किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को, और कहता है a और b,
या पूछ लेगा ए बाई बी का बता दो या बी बाई ए का बता दो, ठीक है। तो मेन मुद्दा है हमारे पास कि हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि दो टर्म्स जुड़कर फोर्स बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भी दोनों की फोर्स रही होगी तभी तो फोर्स बना रही है, क्योंकि फोर्स में फोर्स जुड़ेगी तभी फोर्स आएगी, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़कर अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बना सकती। मास में मास जुड़ेगा तब मास ही बढ़ेगा। अब मास के अंदर लेंथ को कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, ठीक है। 2 किलोग्राम के अंदर 2 मीटर जोड़ सकते हैं, आप तो नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर भी फोर्स रहा होगा, ए का तो निकालना है, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। मैं इसको फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स का आपको पता ही है m1 l1 t माइनस, ठीक है। तो ए का क्या आ जाएगा m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास m1 l माइनस 1 और t माइनस 2। देखिए ये प्रेशर का नहीं है, कई बार ऐसे पूछ लेंगे कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला किसके जैसा होगा, तो आप बता सकते हैं नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे तो किसके जैसा है, प्रेशर की जैसा। तो आपको याद होगा तो पता लगेगा कि हाँ प्रेशर का भी होता है, ठीक है। तो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर की तरह है, अगर एक क्वेश्चन और बन जाए कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा है, तो वो किसके जैसा है, प्रेशर के जैसे। तो ए का तो हमने निकाल लिया, ए का हमने निकाल लिया और साइड में लिख लेंगे इसको, क्या क्या था m1 l माइनस 1 t माइनस, dt भी प्रेशर की तरह फोर्स की तरह रहा होगा तो m1 l1 t माइनस 2 रहा होगा, m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड में t का डायमेंशन होगा t, ये इधर था क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा, तो t1 ऊपर जब जाएगा तो माइनस का 1 2 माइनस 1 माइनस 3, हमारे पास b का भी आ गया। हमसे a बाय b का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे m1 l1 t माइनस 3 के साथ, m से m कैंसिल, माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1 माइनस माइनस प्लस l t माइनस l माइनस 2 हो जाएगा, और t की माइनस 3 ऊपर जाके प्लस माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 t प्लस, तो ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ l माइनस 2 और t 1, तो आपने इसको करेक्ट को टिक कर देना है, ठीक है। एक और इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे, आपको दे रखा बेटा प्रेशर ए बी माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ए बी माइनस डी टी स्क्वायर इज प्रेशर, ए और बी का निकालना है या ए बाई बी का डायमेंशन आपको निकालना है, और टी कहता है टाइम, ठीक है। तो दो टर्म्स जुड़कर अगर प्रेशर बढ़ा दिए तो दोनों की प्रेशर की माइनस होगा, ठीक है, सेम में से सेम को माइनस कर सकते हैं, ए बी में से माइनस बी टी स्क्वायर माइनस किया तो वो प्रेशर ही बढ़ा रहा है, तो दोनों भी प्रेशर रहे होंगे, ठीक है। अब ए बी को तो डायरेक्ट सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का नहीं पता, पर यहाँ हमें टाइम ना पता, तो बी टी स्क्वायर भी प्रेशर रहा होगा, बी डिमेंशन हो रहा है केस में लिखा तो कैपिटल टी स्क्वायर प्रेशर का m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। तो b m1 l माइनस 1 t माइनस 2 बाय में t स्क्वायर प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस और कितना बच जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 1, तो हमने b का तो निकाल लिया, ठीक है। अब रह गया हमारे पास a का, b का हम लोग एक साइड में निकालेंगे, b का डायमेंशन वाला क्या आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 4,
अब ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी फ्रैक्शन जैसा रहा होगा, तो ए बी कितना है, बी का डायमेंशन होना कितना है, फ्रैक्शन का m1 l माइनस t माइनस p, कुछ मेन में डायमेंशन होना हो तो याद ही कर लो, इस फ्रैक्शन का याद ही होना चाहिए। अब ए का भी क्या आ जाएगा बेटा, बाय में लिख दो m1 l माइनस 1 t माइनस p डिवाइड बाय m1 l माइनस 1 t माइनस p, क्या आ जाएगा, m1 से m1 कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, t माइनस 4 ऊपर जाके प्लस का 4 t, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट भी करना होता तो हम कैसे, पहले हमें इसी को ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके यहां तक का बेटा समझ में आ गया सभी को, कोई ऐसा बच्चा इसको ना समझ में आया हो, यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग बुक से भी ट्राई करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन बुक से करोगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, और कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को कंप्लीट रखो, डेट्स वगैरह उस पर डाल के रखो, यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना बेटा बुक से भी, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी हो दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। आज मैं आप लोग को इतना ही कराऊंगा, कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कल बड़ा होमवर्क दिया था वो चेक किया जाएगा बेटा, अपनी नोटबुक जो भी आपकी फेयर नोटबुक है उसी में करो होमवर्क, जब लास्ट तक फेयर कॉपी बना ही ली है, एक चैप्टर रहता है वो कर देंगे हम, ठीक है, और फेयर कॉपी में ही जो होमवर्क दे रहा हूँ वो फेयर कॉपी में करने हैं आप लोगों को। इसके पांच क्वेश्चन चेकिंग फिर नोटबुक पे ही करते हैं लास्ट में, जहां तक आपने कॉपी बना ली ठीक है, लास्ट में 5 क्वेश्चन बुक से चेकिंग करेक्टनेस से करने हैं, नोटबुक बकायदा चेक की जाएगी, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।